वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं पाठ नंबर 8 भीमराव अंबेडकर जी का जो लेसन है वो लेकर आई हूँ। उसके आपको यहाँ पर परीक्षा उपयोगी प्रश्न करवा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस आदर्श समाज की संकल्पना की है जिस आदर्श समाज की संकल्पना की है उस पर लेख लिखिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस आदर्श समाज की संकल्पना की है उस पर एक लेख लिखिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक आदर्श समाज की संकल्पना की है। इस समाज में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का साम्राज्य होगा, यानी कि सबको समानता का अधिकार होगा, सबको समता का अधिकार होगा और सबको भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना का अधिकार होगा। इसमें इतनी गतिशीलता होगी कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सकेगा, यानी जो नियम यहाँ बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। वो सबको समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें इतनी गतिशीलता होगी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँच जाएगा। समाज के बहुविध हितों में सबका समान भाग होगा। यहाँ पर कोई भी व्यवसाय हो, कोई नौकरी हो या अपना कोई बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी, वहाँ पर सबको पूर्ण अधिकार होगा कि वो अपनी योग्यता के अनुसार उसको चुने। उसके बाद उन हितों की रक्षा हेतु सजग रहेंगे। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होंगे, यानी कि समाज के अंदर जो भी साधन उपलब्ध होंगे उनके अंदर भी सबको समान अधिकार दिया जाएगा। उसके दूध और पानी के मिश्रण, क्योंकि हमारा समाज जो है एक दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। हम चाह कर के भी आपसी भाईचारे को खत्म नहीं कर सकते। हर कोई अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रख सकेगा। प्रश्न नंबर 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर मनुष्य की क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है। किन किन बातों पर
निर्भर करती है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर मनुष्य की क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है। यहाँ पर जाति भेद उच्छेद पाठ के आधार पर मनुष्य की क्षमता निम्नलिखित बातों के आधार पर निर्भर करती है। इसका नंबर 1 है शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर। नंबर 2 सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों से अधिक विशिष्ट होता है। नंबर 3 मनुष्य के अपने प्रयत्न यानी मनुष्य के जो अपने प्रयत्न होंगे उनके आधार पर ही वह कायम रहेगा। मनुष्य की अपनी क्षमता है कि वह अपने आधार पर किस प्रकार कायम रह सकता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किन किन समस्याओं की ओर संकेत किया है। किन किन समस्याओं की ओर संकेत किया है। संकेत किया है। लेखक ने समाज में व्याप्त भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, उत्पीड़न, विवशता, अरुचिपूर्ण कार्य, आर्थिक कमजोरी, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, असमानता, पैतृक पेशे के प्रति चिंता से संबंधित अनेक ऐसी समस्याओं की ओर संकेत किया है। प्रश्न नंबर 4 पैतृक पेशे से क्या अभिप्राय है। पैतृक पेशे से क्या अभिप्राय है। जाति प्रथा की इसमें क्या भूमिका है। जो पैतृक होता है, जो अपने बड़े बुजुर्गों का जो पेशा होता है, पैतृक पेशे से क्या अभिप्राय है। जाति प्रथा की इसमें क्या भूमिका है, किस प्रकार ये एक दूसरे के पर्याय हैं। पैतृक पेशे से तात्पर्य माता पिता के सामाजिक स्तर से जो पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित होता रहता है उसे हम पैतृक पेशा कहते हैं। जैसे किसान का बेटा अपने माता पिता के दिए हुए गुणों के अनुसार ही खेती करने का कार्य करता है। लोहार का बेटा अपने घर में जो हथौड़ी छेनी का काम करता है वह गुण उसके बच्चे के अंदर भी आ जाते हैं। कुम्हार का जो बच्चा है वो बर्तन बनाने का कार्य अपने पिता द्वारा ही सीखता है। यानी कि कोई भी कार्य हो जो पैतृक पेशा है, जो अपने माता पिता से धरोहर में मिलता है, जो धरोहर होती है उनकी, मनुष्य को जन्म से ही पेशा या कार्य निर्धारित कर दिया जाता है। यह सब जाति प्रथा के आधार पर ही निश्चित होता है। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण नहीं कर सकती, बल्कि मनुष्य को आजीवन इसी पेशे से बांधकर रखती है। मनुष्य चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकता, फिर चाहे वह पेशा अपर्याप्त या अनुपयुक्त ही क्यों न हो। हिंदू धर्म भी जाति प्रथा को किसी भी मनुष्य को पैतृक पेशे के अलावा कोई और पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, भले ही मनुष्य उस कार्य में या अपने किसी और कार्य में भी कितना कुशल क्यों न हो। यहाँ प्रश्न नंबर 5 भारतीय समाज में जातिवाद
आधार पर समाज में कौन सी समस्याएं यहाँ प्रश्न है, भारतीय समाज में जातिवाद किस तरह फैल रहा है? सब उनके आधार पर समाज में कौन सी समस्याएं पनप रही हैं, यानी कि जातिवाद के आधार पर समाज में कौन सी समस्याएं पनप रही हैं। भारतीय समाज की यह विडंबना है कि यहाँ जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक इसको फैलाने के लिए अनेक आधारों पर इनका समर्थन करते हैं। वे सभ्य समाज को श्रम विभाजन के द्वारा विभाजित करना चाहते हैं, क्योंकि श्रम विभाजन ही जातिवाद का दूसरा रूप है। इसके आधार पर समाज में अनेक समस्याएं पनप रही हैं। नंबर 1, जाति प्रथा श्रम विभाजन के आधार पर श्रमिकों का अनेक वर्गों में विभाजन कर रही है। नंबर 2, विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच पैदा कर देती है। नंबर 3, यह मनुष्य के पेशे का पूर्व निर्धारण कर उसे आजीवन उसी पेशे से बांध देती है, जिससे वह नवीन तकनीक के आने पर बेरोजगार हो जाता है। नंबर 4, हिंदू धर्म में जाति प्रथा किसी भी मनुष्य को पैतृक पेशे के अलावा कोई अन्य पेशा करने की अनुमति नहीं देती। नंबर 5, मनुष्य जाति प्रथा द्वारा थोपे गए कार्यों को अरुचिपूर्ण तथा विवशतापूर्ण कर रहा है। यहाँ प्रश्न नंबर आता है 6, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? नंबर 6 के पहला पॉइंट है, जिसमें सभी को स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का भाव मिला हो। समाज में नंबर 2, समाज में परिवर्तन का लाभ सभी को प्राप्त हो। नंबर 3, समाज में सभी हितों में सबकी सहभागिता हो। नंबर 4, समाज के हित के लिए सभी सजग और सचेत रहें। नंबर 5, समाज में सभी को संपर्क हेतु समान साधन और अवसर प्राप्त हों। नंबर 6, समाज का भाईचारा दूध पानी के मिश्रण के समान होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर मैंने आपका 6 नहीं लिखवाया। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ये अभी जिसके मैंने पॉइंट बताए हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, अभी मैंने आपको जो इसके पॉइंट करवाए हैं वो इसी के हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, लेखक का लोकतंत्र क्या है? लेखक का लोकतंत्र क्या है? लेखक का लोकतंत्र सामूहिक रीति है, जो एक रीति रिवाज को बिल्कुल सामूहिक तौर पर अपना सके। यह समाज के विभिन्न मिले जुले अनुभवों का आदान प्रदान है, जिसमें सभी के मन में सभी के प्रति श्रद्धा और सम्मान होता है। परंपरा एक दूसरे के लिए बराबर होती हैं। यह समाज के निर्माण में पारस्परिक सहयोग है और भेदभाव पूर्ण की जो नीति है उसके रूप को यह परित्याग कर देता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक के विचार से मनुष्य की क्षमता लेखक के विचार से मनुष्य की क्षमता किन बातों पर टिकी हुई है? किन बातों पर टिकी हुई है? यहाँ पर बताया है, लेखक के अनुसार प्रत्येक मानव को कार्य करने और समान अधिकार प्राप्त करने के बिल्कुल बराबर के अवसर प्राप्त होने चाहिए।
किसी भी अवस्था में वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर वर्ग और कार्य का निर्धारण नहीं होना चाहिए। जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा तो किसी को नीचा नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ प्रश्न नंबर 9 है, जात पात के पक्षधर अपने पक्ष में किन तर्कों का सहारा देते हैं। उच्च जातियों के लोग प्राय जात पात के भेद का समर्थन करते हुए मानते हैं कि इससे श्रम विभाजन में सरलता रहती है और समाज में कार्य कुशलता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 10, जाति प्रथा के आधार पर किया गया श्रम विभाजन किन कारणों से अस्वाभाविक माना जाता है। यह विभाजन मानव की रुचियों और इच्छा पर आधारित नहीं होता। यह जन्म, जाति और परिवार के आधार पर किया जाता है। यह स्वैच्छिक न होकर बंधन पूर्ण रीति से किया जाता है। इसमें उचित क्षमताओं और अवसरों का कोई स्थान नहीं होता। यह ऊंच नीच और भेदभाव को उत्पन्न करता है, जिससे वर्ग विशेष में हीन भावना उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 11, जन्मजात काम धंधों में लोग पूर्ण रूप से कार्य कुशल क्यों नहीं बन पाते। क्योंकि वे कार्य में रुचि नहीं रखते और न उनके कार्यों में रुचि होती है। थोपे गए काम के प्रति अग्रहण की भावना होती है। जबरदस्ती दिए गए काम के कारण दुर्भावना से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है और काम को टालने की प्रवृत्ति पनप जाती है। अपूर्ण ज्ञान और अधूरी शिक्षा रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, अंबेडकर ने लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक माना है। अंबेडकर ने लोकतंत्र के लिए सबके लिए सम्मान का भाव, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास व भाईचारे की भावना, सबके लिए एक अनुभव का योगदान आवश्यक माना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व के किसी भी समाज में न पाई जाने वाली वह कौन सी विशेषता है जो भारतीय समाज में पाई जाती है। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करने के साथ साथ विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच को निश्चितता सा कर देती है, जो कि विश्व में किसी भी समाज में यह भावना नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 14, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। उत्तर, इससे मनुष्य के प्रशिक्षण या उम्र की निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये पेशे से मनुष्य को बांध सा देती है। क्वेश्चन नंबर 15, पेशा परिवर्तन न कर देने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। पेशा परिवर्तन न करने देने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, अंबेडकर ने दास्ता शब्द से क्या तात्पर्य है। जैसे आपको यहाँ भी मैंने प्रश्न करवाया था, पहले करवाया था उसमें कि दास्ता का क्या अर्थ है। अंबेडकर ने जाति प्रथा के आधार पर काम धंधों को चुनने और उन्हें करने को ही दास्ता माना है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा से काम धंधा चुनने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। उसे परिवार से परंपरागत कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है, जो दास्ता के समान ही होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है, अब अंत में क्वेश्चन है 17 है, मनुष्यों की दास्ता किन 3 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले शारीरिक वंश परंपरा, ये सबसे पहली परंपरा है। दूसरी सामाजिक उत्तराधिकार। तीसरी मनुष्य के अपने प्रयत्न। यानी कि शारीरिक वंश परंपरा, बच्चा जिस जाति में जन्म लेता है वहीं से उसको वो काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। फिर सामाजिक उत्तराधिकार, समाज के अंदर जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निवारण करने के लिए, जैसा यहाँ पर भारतीय समाज में जातिवाद किस तरह फैल रहा है, तो इसको मिटाने के लिए समाज के द्वारा कुछ ऐसे कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो उसका उत्तराधिकार बन सकता है। तीसरा, मनुष्य के अपने प्रयत्न। मनुष्य के अपने प्रयत्न भी उसी प्रगति के दरवाजे खोल देते हैं कि मनुष्य जिस काम में दक्ष है वह उस काम को हासिल कर सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। बच्चों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं वो परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और साथ में याद भी करेंगे।